मेरा नाम महिमा है। मेरे पिता एयरपोर्ट ऑफिसर हैं। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मैं और मेरी 2 बहनें हैं। मेरी उम्र 28 साल है। मैं काफी पढ़ी लिखी हूँ और एक अच्छी नौकरी की तलाश कर रही हूँ। अभी तक मैंने शादी नहीं की, इसलिए मैं आगे और भी पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने पिता की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरी 2 बहनें मुझसे छोटी है। मैं आपको एक कुवैती लड़की के ऊपर बीती हुई कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी काफी दुख भरी है। मैं अपने पिता का इंतजार कर रही थी। रात के 2 बज गए थे। मेरे पिता घर में अभी तक लौटकर नहीं आए थे। मैंने पिताजी से कहा था कि आज रात हम लोग होटल में डिनर करेंगे, लेकिन हम लोग तैयार होकर उनका इंतजार करते रहे। रात के 2 बजे तक हमने उनका इंतजार किया। मैं और माँ पिताजी को देखने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि इतने में ही दरवाजे पर पिताजी आ गए। मैंने पिताजी को देखते ही कहा, पिताजी, आज आप अपना किया हुआ वादा भूल गए। हम लोगों में तय हुआ था कि आज हम फैमिली डिनर रेस्टोरेंट में ही करेंगे, लेकिन आज का प्लान भी आपने चौपट कर दिया। आखिर आप कहाँ रह गए थे? मैं और माँ आपको देखने ही जा रहे थे। लेकिन पिताजी कुछ बोले ही नहीं। उनका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। मैं समझी कि उसमें कोई खाने की चीज होगी। कभी पिताजी खाना घर पर ही पैक करा के ले आए हों। मैं पिताजी के हाथों से उस बैग को लेने लगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि इस बैग को हाथ मत लगाना, ये बैग एक औरत का है। मैंने हंसते हुए पिताजी से कहा, पिताजी, आप औरतों की चीजें कब से चोरी करने लगे? उन्होंने मुझसे कहा कि अरे नहीं बेटा, हम तो कस्टम वाले लोग हैं। हमें कभी भी किसी भी चीज की जांच पड़ताल करनी पड़ जाती है। ये एक औरत थी जो कुवैत से हिंदुस्तान आ रही थी। उसके पास उसके सामान के अलावा और तो कुछ नहीं था। वो कुवैत से 50 किलो के करीब फिटकरी लेकर आ रही थी। मुझे मेरे साथ के ऑफिसर ने कहा कि ये सिर्फ फिटकरी नहीं होगी, इसके अंदर ये लोग कोई और चीज चोरी करके ले जा रहे होंगे। वैसे तो वो हमारे मेटल डिटेक्टर में नहीं आ रही थी। इसमें कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। मैंने भी ये सोचा कि कहीं ये लड़की कोई मुजरिम तो नहीं। उसके सामान में और कुछ तो बरामद नहीं हुआ और उसके आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थे। इसलिए मैंने उसके हाथ से ये फिटकरी ले ली और उसकी जांच पड़ताल करने के लिए मैं उसको घर ले आया, ताकि इसको तोड़कर देखा जा सके कि इसके अंदर क्या है। वो कुवैती औरत, भगवान जाने उसे क्या पड़ी है कि वो इतनी ढेर सारी फिटकरी लेकर हिंदुस्तान आ रही थी। अब तुम खुद सोचो, ये तो आम सी चीज है, हिंदुस्तान में भी आसानी से मिल जाती है। उसे ये तो सोचना चाहिए था कि वो जिस देश में जा रही है वहाँ भी फिटकरी काफी मौजूद होती है। जरूर इस फिटकरी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं घर इसलिए लेकर आया हूँ कि वहाँ किसी के पास वक्त नहीं होता इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। इसलिए तुम इसे अच्छी तरह से पानी में घोल लो, देखो कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। मैंने पिताजी से कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं उस फिटकरी को लेकर हैरत से देखने लगी। ये बैग तो काफी बड़ा था। मैंने सोचा कि आखिर इतनी सारी फिटकरी किस काम आती होगी। माँ ने मुझसे कहा कि इसे हाथ मत लगाओ, क्या पता ये कोई जहरीली चीज हो। मैंने बैग खोलकर उसमें से एक पैकेट निकाला और एक पैकेट फिटकरी को पानी में भिगोकर रख दिया। अब हम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, सुबह के 7 बजे, अचानक ही हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने खूबसूरत सी औरत खड़ी थी। उसके बाल गोल्डन थे। वो बिल्कुल गुड़िया की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कुवैती है। मैं उसे देखकर समझ गई थी कि वो यहाँ की नहीं है, वो विदेश की लग रही थी। मैंने उससे कहा, जी आप कौन हैं? मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अंग्रेजी में बताया मैं कुवैत से आई हूँ, और उसने मुझे ये भी बताया कि वो यहाँ पर अपनी फिटकरी लेने आई है। मैं समझ गई थी कि ये उसी फिटकरी की बात कर रही है जो रात पिताजी घर लेकर आए थे। वो हमारे घर पर फिटकरी लेने आई थी। शायद उसने हमारे घर का पता किसी से ले लिया होगा। जरूर इसने अपना दिमाग दौड़ाकर हमारा पता निकलवा ही लिया होगा। अपनी फिटकरी यहाँ लेने आई है, इसका मतलब जरूर इस फिटकरी में कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। इतने में ही पिताजी भी बाहर आ गए।
उस औरत को घूर घूर कर देखने लगे और कहने लगे, ये यहाँ पर क्यों आई है। वो औरत बहुत परेशान लग रही थी। वो कहने लगी, मैं आपसे अपना बैग लेने के लिए आई हूँ जो आप एयरपोर्ट से यहाँ लेकर आ गए। मेरी अमानत आप मुझे वापस कर दीजिए, मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत है। पिताजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, जी जी जरूर, आपको आपका सामान वापस मिल जाएगा, लेकिन हम जरा उसकी जांच पड़ताल तो कर ले कि उसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं जो हमारे देश में किसी भी तरह की कोई खराबी न ला सके। वैसे भी आप विदेश से आई हैं, इसलिए हम एकदम से आप पर भरोसा नहीं कर सकते। आपको पता है एयरपोर्ट की पॉलिसी काफी सख्त होती है। मैं जब तक उसका सैंपल जमा नहीं करवा देता, मुझे इजाजत नहीं कि मैं आपको वो बैग वापस कर दूं। आप अगर चाहें तो हमारे घर में बैठकर हमारी बेटी से बात कर सकती हैं, लेकिन फिटकरी तो आपको कानूनी तरीके से ही मिलेगी। इस तरह घर पर आकर ज्यादती तौर पर आप एयरपोर्ट ऑफिसर से अपनी चीज नहीं मांग सकती। ये कहकर वो लड़की मेरी तरफ परेशान होकर देखने लगी। मेरे मन में आया कि मैं इस लड़की से इसकी परेशानी पूछूं और उससे इस फिटकरी के बारे में भी पूछूं कि ये इतनी सारी फिटकरी यहाँ इस देश में क्यों लेकर आई है। फिर मेरे पिताजी ने भी मुझसे यही कहा, इस लड़की की सारी कहानी इससे पूछो और अगर कोई बात यकीन करने लायक हो तो मुझे बताना। मैंने उस लड़की से बहुत प्यार से कहा कि आप अंदर आ जाइए, चलकर अंदर बैठते हैं। मेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, हम लोग बैठकर चाय पीते हैं और आप मुझे अपने बारे में बताओ। वैसे भी मुझे बाहर के देशों के बारे में जानने का बहुत शौक है। वो लड़की मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और धीरे धीरे चलते हुए हमारे घर में आ गई थी। वो चारों तरफ नजरें घुमा घुमा कर हमारे घर को देख रही थी। मैंने उससे बैठने को कहा। वो बहुत बेचैन लग रही थी। कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने मेरी फिटकरी कहाँ रखी है। मैंने कहा कि वो तो हमने रात पानी में भिगोकर रख दी। पिताजी कह रहे थे कि उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि तुम इतनी ढेर सारी फिटकरी दूसरे देश से हमारे हिंदुस्तान में लेकर आ रही थी। वो चिल्ला उठी और कहने लगी कि प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत कीमती चीज है, पानी में पड़ने के बाद वो खराब हो जाएगी। तुम उसका पानी निकाल लो, मैं तुम्हें अपनी सारी कहानी बता देती हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा ही करूँगी। मैंने सोचा चलो ठीक है, पानी में डालकर हमें क्या मिलना था। इसलिए मैं किचन में गई और मैंने उस फिटकरी को पानी से निकाल लिया। वैसे भी मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया। पानी में भिगोने से तो अच्छा था कि हम इसे कूटकर भी तो देख सकते थे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन अब तो हमें सारे सवालों का जवाब मिलने वाला था, क्योंकि वो लड़की हमें सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गई थी। मैं उसके पास गई और कहने लगी कि मैंने फिटकरी को पानी से अलग कर दिया। अब जो भी बात है तुम मुझे जल्दी जल्दी बता दो, क्योंकि मेरे पिता कस्टम में हैं और बेवजह किसी की भी बात पर यकीन नहीं करते। अगर तुम्हारे पास सबूत होंगे तो वो तुम्हें बिना किसी कीमत और जुर्माने के तुम्हारी फिटकरी वापस कर देंगे, लेकिन मैं भी बिना किसी सबूत के अपने पिता से नहीं कह सकती कि वो तुम्हें फिटकरी वापस कर दे। उसने कहा कि हाँ मुझे पता है, मैं भी कानून अच्छे से जानती हूँ, बस मुझे इतना डर था कि कहीं तुम्हारे पिता इस फिटकरी को एयरपोर्ट और पुलिस के हवाले न कर दें और वो मेरी फिटकरी को जब्त न कर लें। इसलिए मैं तुम्हारे पिता का एड्रेस पूछते हुए यहाँ तक आ गई। तुम्हें तो पता है हम विदेशी लोगों को यहाँ की चीजें खरीदने की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बस जो चीज पसंद आती है उसे ले लेते हैं। बस इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करने आ गई। फिर मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम मुझे इस फिटकरी की कहानी तो सुनाओ। आखिर इस फिटकरी में ऐसा भी क्या है कि तुम इतना परेशान हो रही हो इसके लिए। तुम ये इतनी ढेर सारी फिटकरी लेकर कहाँ जा रही थी और इस फिटकरी से क्या करती हो। तो वो कहने लगी कि हम इस फिटकरी को इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा कि क्या मतलब, तुम मुझे इसके बारे में पूरी कहानी सुनाओ कि ये कहाँ से आई है, मतलब कैसे इस्तेमाल होती है वगैरह वगैरह। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहती हो तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें इसका सबूत भी पेश कर दूंगी और यकीन ना आए तो अपने पिता को भी बता देना। वो थोड़ा डर महसूस करके कहने लगी और अब उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो थोड़ी इमोशनल होने लगी थी। उसने बताया कि मेरा नाम लीजा है। जब मैं छोटी थी तब कुवैत में एक नई लहर कायम हुई थी।
मेरे माँ बाप के खिलाफ हर आदमी बोलने लगा था। तब मुझे पता चला कि मेरी माँ ने मेरे पिता के साथ भागकर शादी की थी और कोई भी उस इलाके में उनको जानता नहीं था। लेकिन जब भी मेरे पिता घर आते तो वो काफी परेशान होते और मेरी माँ से कहते कि तुम्हारे रिश्तेदार हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं, लगता है कि वो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। मेरी माँ एक ऐसी कास्ट की थी जहाँ के लोग लड़ाकू होते थे। ऊपर वाला जाने उन्होंने मेरे माता पिता के साथ पहले क्या किया होगा। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मैं तो तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर यहाँ तक चला आया। पिताजी की बातें सुनकर मैं भी काफी परेशान हो जाती थी। मैं अपने माता पिता की एक ही बेटी थी, जबकि मेरे 2 भाई भी हैं। माँ कहती थी कि छोड़ दो इस बात को और आप मुझे हर हफ्ते 2 किलो फिटकरी लाकर दे दिया करो। हम अपना काम करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। माँ की बात सुनकर मैंने पहली बार सोचा था कि हमारे घर में इतनी सारी फिटकरी आखिर क्यों आती है। क्यों मेरी माँ हर हफ्ते इतनी सारी फिटकरी पिता से मंगवाती है। मेरी माँ बहुत सारी फिटकरी इकट्ठा करके हिफाजत से रख देती है। एक दिन मैं छुपकर अपने माँ बाप की बातें सुनने लगी। वो मेरी माँ से कह रहे थे कि हम इस घर को छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं। तो माँ कहने लगी कि ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगी जब तक हम अमीर नहीं हो जाते। हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हम अपना काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ से मलेशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। वहाँ जाकर रहेंगे तो ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मेरी माँ ने पिताजी से कहा, अगर आप चाहो तो किसी और लड़की से शादी कर सकते हो। मेरे पिता हंसकर कहने लगे कि नहीं, मैं किसी और लड़की से शादी नहीं कर सकता। तुम ही मेरे लिए मेरी मोहब्बत हो। ये बातें चल ही रही थी कि पिताजी ने अचानक ही मुझे देख लिया कि मैं उनकी बातें सुन रही हूँ। मुझे देखते ही उन दोनों ने बातें करना बंद कर दिया। लेकिन अगले ही दिन मैंने अपनी माँ से पूछ लिया, माँ, आपने इतनी सारी फिटकरी घर में क्यों रख रखी है? एकदम ही माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहने लगी, खबरदार लीजा, अगर ये बात तुमने किसी के सामने भी कही तो ये राज सिर्फ तुम और तुम्हारे पिता और मैं, हम तीनों ही जानते हैं। इसके बारे में किसी और को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी और बड़ों वाली बातें भी करने लगेगी। अब से तुम इस बात को भूल जाओ और हमारे घर में कोई भी फिटकरी नहीं है। बस ये तो चीनी है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। मगर मेरे दिल में तो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैंने कहा, माँ, मैं तो ये राज जानकर ही रहूंगी कि तुमने फिटकरी क्यों यहाँ पर रखी हुई है। मुझे क्यों नहीं बता रही हो? माँ ने मुझे जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, खबरदार, जो तुमने आइंदा ये सवाल मुझसे किया तो मैं तो तुम्हें बचाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें फिटकरी का राज पता चल गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने माँ से भोले अंदाज में कहा, माँ, कि क्या ये फिटकरी मुझे जान से मार सकती है? माँ रोते हुए कहने लगी, उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे, मेरी बच्ची, तू इस राज को जानने की कोशिश मत कर। जब वक्त आएगा तो तुझे खुद ही पता चल जाएगा, वरना तुम्हारी जान भी मेरी वजह से खतरे में पड़ जाएगी और तुम मुझे माफ कर दो। माँ हाथ जोड़कर मुझसे कहने लगी तो मुझे यकीन होने लगा कि वाकई ये कोई परेशानी वाली बात है। तब मुझे एहसास हुआ कि माँ बहुत परेशान है और ये बात कोई फिक्र वाली है। उस दिन के बाद मैंने दोबारा फिटकरी के बारे में माँ से कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन लगभग 1 महीना ही गुजरा था कि हमारी जिंदगी में अजीब सा भूचाल आ गया। मैं नहीं जानती थी ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसी वजह से हुआ है। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे अपनी माँ की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैं बहुत परेशान हुई। माँ ने मुझे पहले ही मना कर दिया था कि घर में कुछ भी हो जाए तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना और कहीं भी जाकर छुप जाना। मुझे यकीन था कि हमारे घर में कोई न कोई हादसा हो गया, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं भागकर अपने माँ बाप के कमरे में जाऊं, पर मुझे माँ की कही हुई बात याद आ रही थी। कुछ देर के बाद ही मुझे आदमियों की आवाज आने लगी। मेरे कानों में वो आवाज गूंज रही थी। वो चीनी लैंग्वेज में मेरी माँ से मेरे बारे में पूछ रहे थे। मेरी माँ उनसे कह रही थी कि मैं उसे हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी और इस फिटकरी वाली बात को मुझ तक ही रहने दो।
मेरी माँ जोर जोर से चिल्ला रही थी। फिर ना जाने क्या हुआ, मैंने पीछे के दरवाजे से निकलकर देखा कि एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था। मैं उसी में जाकर छुप गई और मैंने अपनी जान बचा ली। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वहां से जा चुके थे। क्या हुआ था मैं इस बात को नहीं जानती थी। लगभग 5 घंटे गुजर गए थे। मैं उस ट्रक से बाहर नहीं निकली। जब मैंने उन लोगों को जाता हुआ देखा तो मैं धीरे धीरे कदमों से भागकर अपने घर के अंदर चली गई। मैंने देखा कि मेरे कमरे में मेरे पिता खड़े हुए मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटी तुम कहाँ चली गई थी। उन्होंने मुझे बताया कि ये एक बहुत बुरी खबर है, हम लुट गए हैं। पिताजी की इतनी घबराई हुई आवाज सुनकर मैं भी रोने लगी और मेरे पिता भी मुझसे लिपटकर खूब रो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि लीजा हम लोग लुट गए, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। काश कि ये दिन देखने से पहले ही मैं मर चुका होता। मैं इस दिन तक जिंदा क्यों हूँ। पिताजी की बातें सुनकर मुझे बहुत परेशानी हुई थी। पिताजी ने मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर जो मंजर दिखाया उसको देखकर तो मेरी जान निकलने ही वाली थी। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरी माँ का जेवर उनके पास ही पड़ा हुआ था। उनको देखकर मुझे अपनी माँ के शुरू वाले दिन याद आने लगे जब हम पुराने घर में रहा करते थे। मैं रोने लगी। मैं और मेरे पिता उस दिन खूब रोए थे। रो रो कर जब हमारी हालत खराब हो गई तो हमने आसपास के लोगों को अपनी माँ के मरने की खबर सुनाई। सभी लोग जानते थे कि ये काम मेरी माँ के रिश्तेदारों ने किया है, लेकिन किया क्यों है ये बात मैं नहीं जानती थी। उसी मनहूस फिटकरी की वजह से ये सब कुछ हुआ था। मेरे पिता कमरे में इधर उधर देखते पागलों की तरह फिटकरी के थैलों को उठा उठाकर कमरे से बाहर फेंकने लगे। मैंने अपने पिता से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं। माँ इतनी मेहनत के साथ इन्हें इस अलमारी में जमा करके रखती थी। ये बात सुनकर मेरे पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। मैंने उनसे कहा पिताजी खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। इस फिटकरी को फेंक देने से हमारी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। यह हमारी परेशानी का हल नहीं है। आखिर इस सब में इस फिटकरी का क्या कसूर। उन्होंने कहा कि इसी की वजह से मेरी पत्नी की जान गई है। पिताजी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने उनसे कहा नहीं पिताजी, इस फिटकरी का आखिर क्या कसूर है। मेरी बात सुनकर पिताजी ने मुझे बताया कि यही फिटकरी तुम्हारी भी जान ले सकती है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम जाकर तुम्हारी माँ के कमरे में रखी हुई उस अलमारी में से निकालकर उसकी डायरी पढ़ सकती हो। उसमें इस फिटकरी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। माँ की डायरी उनकी अलमारी में रखी हुई थी। मैं फौरन ही माँ के कमरे की तरफ भागी। मैंने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख लिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कल को क्या होने वाला है। डायरी लाकर मैंने अपने कमरे में छुपा दी थी, लेकिन मैं उस डायरी को पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाल पाई थी। मेरी माँ को मरे हुए 5 दिन हो गए थे। मैं बाहर अपनी माँ की याद में खड़ी हुई थी। घर में मुझे उनकी बहुत याद सता रही थी, इसलिए मैं बाहर का माहौल देखने चली गई। मैं खड़े हुए उनके बारे में ही सोच रही थी। घर के बाहर एक पौधा मेरी माँ के हाथ का ही लगा हुआ था। मेरी माँ को पौधों का बहुत शौक था। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए एक आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। इससे पहले मैं भागने की कोशिश करती, उस आदमी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाकर ले गया। जब मेरे पिता घर से बाहर आए तो उन्होंने खूब शोर मचाया और वो चीखते रहे कि मेरी बेटी को छोड़ दो। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? प्लीज इसे मत लेकर जाओ। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं सुना। ये लोग पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आ गए थे। इस जगह को मैं नहीं पहचानती थी। ये एक अजीब सा घर था जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पता नहीं वो घर कुवैत में ही था या किसी और दूसरा शहर था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इन लोगों ने लाकर मुझे एक तहखाने में बंद कर दिया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि आखिर मेरा क्या कसूर है, ये लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। तहखाने में बंद हुए लगभग मुझे 4 घंटे गुजर चुके थे। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके पास 2 थैली थी जिसमें फिटकरी थी
और दूसरी थैली में कुछ पत्ते थे। उसने दोनों थैलियां मेरे सामने फेंक दी और कहने लगा कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारे मुंह से सच्चाई निकलवाना भी अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन फिटकरी और पत्तों को हैरानगी की नजरों से देखने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं जानती कि ये सब कुछ क्या है, और ये तो फिटकरी है और ये किसी पेड़ के पत्ते लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने मुझसे कहा, लड़की, ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम भी अपनी उसी माँ की बेटी हो, बड़ी ढीठ हो। तुम्हारी माँ भी मर गई, लेकिन उसने हमें सच नहीं बताया। तुम्हारी माँ को तो हम मार चुके हैं सच जानने के चक्कर में, लेकिन जो गलती हमने तुम्हारी माँ के साथ की वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुम्हें जिंदा रखकर ही तुम्हारे मुंह से सारी सच्चाई उगलवा कर ही रहेंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि ये लोग मेरी माँ के कातिल हैं। इन लोगों ने मेरी माँ को मारा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे बहुत डर लगने लगा। उसने कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे मुंह से राज उगलवाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरकीबें मौजूद हैं। ये कहकर उसने कमरे का दरवाजा खोला। एक उम्रदार आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसको देखकर हैरान रह गई। वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। मैं उसको देखकर समझ गई थी कि ये यहाँ पर क्यों आया है। उसे देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उनसे बार बार कहे जा रही थी कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे उस फिटकरी के बारे में पता होता तो मैं जरूर उन लोगों को सच बता देती। मैं बार बार उन लोगों से कहती रही, मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस सब के बारे में। फिर भी उन लोगों को यकीन नहीं आया। तो वो कहने लगा कि मैं तुम्हारी शादी इस आदमी के साथ कर दूंगा। ये तुम्हारा पति बनकर तुमसे सारी सच्चाई उगलवाएगा। मैंने कहा, नहीं, मेरी जिंदगी खराब मत करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा था और मुझे कौन सी गलती की सजा दी जा रही है। मेरे इतना गिड़गिड़ाने पर भी उन लोगों ने जबरदस्ती मेरी शादी उस खतरनाक आदमी के साथ कर दी। उस आदमी का नाम मार्शल था। वो देखने में बहुत ही खतरनाक था और वो भी उन्हीं लोगों की गैंग में से एक आदमी था। आदमी बहुत बेरहम था। रोज मुझे मारा पीटा करता था और मुझसे उस फिटकरी के बारे में सच बोलने को कहता था, लेकिन मैं रोज उससे यही कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। कभी कभी तो वो मुझसे प्यार से भी पूछा करता था, लेकिन हकीकत यही थी कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर एक दिन वो मुझसे बहुत तंग आ गया और कहने लगा कि अगर तुम्हें सब कुछ पता होता तो तुम्हारे साथ जितना बुरा हमने किया उस हिसाब से तुम अब तक हमें सच बता चुकी होती। उसने अपने गैंग के मास्टर को जाकर बता दिया कि इस लड़की को कुछ नहीं पता। उसने मुझसे कहा कि अब तुम मेरे काम की नहीं रही हो। हमारी शादी को पूरे 9 महीने हो चुके हैं। अब तक तुम्हारे पास कोई औलाद भी नहीं, जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने पास रख लेता। इसलिए तुम अपने घर वापस जा सकती हो। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। उसने कहा, तुम जानती हो ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारी माँ के भाई हैं और ये तुम्हारी माँ से उस फिटकरी का राज जानकर अमीर होना चाहते हैं। इसलिए ये तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। उस फिटकरी में कुछ ऐसा है जो इन लोगों को मालामाल कर सकता है और इसीलिए इन लोगों ने तुम्हारी माँ को भी मार डाला। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि जब इन लोगों को तुम पर तरस नहीं आता तो मैं कैसे तुम पर तरस खा सकता हूँ, और अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मार्शल ने मुझे तलाक दे दी और वो कहने लगा कि मुझे अपनी पसंद की एक और शादी करनी है। तुमसे तो मैंने उन लोगों के कहने पर शादी की थी, सिर्फ इसीलिए कि तुमसे सच्चाई का पता लगा सके। पर अब मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें उस फिटकरी के बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो। ये बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा था। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। 9 महीने बाद मैं अपने घर वापस जाने वाली थी। मैं अपने पिता से मिलने के लिए काफी खुश भी थी। जैसे ही मैंने घर जाकर अपने दरवाजे पर दस्तक दी, मेरे पिता ने दरवाजा खोला। वो तो मुझे पूरे 9 महीने बाद देखकर खुशी के मारे चौंक उठे थे। उन्हें लगता था कि शायद उन लोगों ने मुझे मार ही दिया होगा। मेरे पिता काफी कमजोर हो चुके थे, हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। उनको इतना कमजोर देखकर मेरा बहुत दिल दुखने लगा। मैं अपने पिता से लिपटकर रोने लगी।
मेरे पिता ने मुझे बताया कि वो मेरे जाने के बाद काफी परेशान हो गए थे और उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्हें लगा कि मैं अब तक मर चुकी होंगी, लेकिन अचानक मुझे देखकर वो बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बताया कि पत्नी और बेटी को खोने के बाद उनमें बिल्कुल भी ताकत नहीं रही थी। वो इन 9 महीनों में इतना परेशान हो चुके थे कि पहले कभी अपनी जिंदगी में नहीं हुए होंगे। वो जी भरकर रोते थे। इस परेशानी का हाल तो उनके पास भी नहीं था। मैंने अपने पिता से कहा कि आज आप मुझे इस फिटकरी का पूरा सच बता दो, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बदल चुकी है। आखिर इस फिटकरी का क्या राज है? मैं जानना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मेरी माँ को भी मार दिया गया। मुझे भी इन लोगों ने इतने महीनों तक परेशान किया। मैं ये दिन भूल नहीं सकूंगी। ये दिन मेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक दिन साबित हुए। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटी, तुम मुझसे क्या पूछोगी? अगर तुम अपनी माँ की डायरी पढ़ लोगी तो तुम्हें सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। इसके बाद की बाकी की बातें मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। पिताजी के कहने पर मैंने उस डायरी को निकाला, लेकिन इतना तो मैं समझ गई थी कि ये फिटकरी कोई मामूली फिटकरी नहीं। अब मैं अपनी माँ की डायरी को पढ़ना शुरू करने वाली थी। माँ ने उसमें लिखा था कि प्यारी बेटी, मैं नहीं चाहती कि इस फिटकरी की वजह से तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाए, इसलिए मैं इस राज को बहुत खुफिया तरीके से इस डायरी में लिख रही हूँ, ताकि अगर ये राज तुम्हारी ताकत बनना चाहे तो तुम इसको अपनी ताकत बना सकती हो। ये राज इंसान की कमजोरी भी बन सकता है और ताकत भी बन सकता है। फिर माँ ने लिखा था कि ये फिटकरी एक जहर भी है। इसे सिर्फ खाली खाया जाए तो इसको खाने वाला इंसान मर भी सकता है, लेकिन अगर इसे पत्तों के साथ मिला दिया जाए तो इससे औरत सिर्फ बेटे ही पैदा करेगी। इस फिटकरी से बांझ औरतें भी मिनटों में सही हो जाती हैं और इससे इंसान का कद भी बढ़ जाता है। इस फिटकरी में बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, लेकिन ये अनोखा नुस्खा मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मेरे पिता को इस नुस्खे के बारे में पता था। मेरे पिता और मैंने इस फिटकरी की दवाई बना बनाकर बेचना शुरू कर दिया। मेरे दोनों भाई बहुत ही लापरवाह थे, जो सिर्फ चोरी ही किया करते थे। घर वालों का कभी उन्होंने साथ नहीं दिया। वो दोनों ही कम उम्र में घर से लापता हो गए थे। उनकी गलत हरकतों की वजह से मेरे पिता ने कभी उनको घर में रखने की कोशिश नहीं की। मेरे पिता ने इस हुनर को बहुत बेचा और उसकी दवाइयां बना बनाकर बेची। लोग इस दवाई के लिए उनको लाखों रुपये देने लगे। अपने पिता का ये हुनर मैंने भी अपने हाथ में ले लिया। अब मैं और मेरे पिता लोगों से काफी सारे पैसे लेने लग गए थे। हमारा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था। हम लोग बहुत अमीर हो चुके थे। मैंने अपनी माँ के कातिलों को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली होगी। कुछ दिनों बाद ही मेरे पिता का भी देहांत हो गया। अब मैं उस शहर में अकेली नहीं रह सकती थी, क्योंकि लोग इस राज को जानने के लिए मेरे घर तक आने लगे थे। उन्हें ये बात हजम नहीं होती थी कि आखिर हम ऐसी कौन सी दवाई बनाते हैं जो लोगों के लिए इतनी फायदेमंद है, और मैं इस राज के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती थी। अगर मैं किसी को इस राज के बारे में बता भी देती तो ये राज लोगों को पता चलने के बाद काफी आम हो जाता और उसके बाद ये दवाई भी लोगों पर असर करना कम हो जाती। अब मुझे किसी भी तरह से उस शहर को छोड़ना था, क्योंकि अब मेरे लिए वहां पर रुकना बहुत भारी हो चुका था। वहां रुककर मेरी जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए मैंने सोशल साइट की मदद से एक हिंदुस्तानी लड़के को अपने प्यार में फंसा लिया और मैं